नमस्कार सभी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास की मैं बात करती हूँ, जिसमें आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों पार्ट को मैंने लगभग आपके जो है साथियों 80 क्लासेस आपके यूट्यूब पर पहले हो चुकी हैं। तो आप जाकर उन क्लासों को देख के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का जो है जल्दी से रिविजन करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी जैसे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी और एमपी टीजीटी पीजीटी अप्रैल में उनका पेपर है साथियों। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने तैयारी नहीं की अभी तक भी, तो भी आपके पास समय है 2 मंथ का, और 2 मंथ में आप संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पढ़ना है साथियों, तो आप नोट्स परचेज कर लो। हमारे मोबाइल नंबर है 7568374047। इस पर जाके साथियों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और यहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के बाद आप डेली रेगुलर साथियों 2 की स्पीड में या फिर 1.5 या फिर आप 0 की स्पीड में भी अगर आप क्लास लेते हो रोज की, आप अगर एक क्लास भी लेते हो साथियों, 2 क्लास 3 क्लास आपको लेनी पड़ेगी, तो भी आप हिंदी साहित्य इतिहास को साथियों आसानी से कवर कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है साथियों, रीतिक काल का मैंने 5 घंटे का एक मैराथन लगा रखा है, उसमें से आप रीतिक काल को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपने साथियों तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर अगर किसी ने कर दी है साथियों, तो भी बहुत अच्छी बात है। जल्दी से नोट्स खरीद के आप तैयारी कर सकते हो। अगर जिन्होंने खरीद लिया है साथियों, तो बार बार उसका रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। और मैं यही कहूंगी साथियों कि जितना रिवीजन अच्छा होगा उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि साथियों अगर आप ये सोचोगे कि मैंने एक बार रिवीजन कर लिया है, 2 बार रिवीजन कर लिया, साथियों कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए साथियों आपको बार बार रिवीजन करना होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि साथियों 5 दिन में एक बार आपको हिंदी साहित्य इतिहास कवर हो जाना चाहिए। एक दिन आप आदिकाल को पढ़ो, एक दिन आप भक्ति काल को पढ़ो, एक दिन आप रीतिकाल को पढ़ो, और साथियों एक दिन आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है। और आपको समय लगाना कि साथियों अगला आपका जो पार्ट रहता है आपको गद्य साहित्य, 5 दिन में आपको गद्य साहित्य, ऐसे मान लो आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और आपके एक दिन गद्य साहित्य साथियों। इस प्रकार से अगर आप पढ़ने बैठोगे, अपने मन में धारणा ये बना लो कि मुझे कैसे भी करके 5 दिन में हिंदी साहित्य इतिहास कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे साथियों, तो ही सिलेबस अच्छे से कवर होगा। और इस प्रकार से भी नहीं कि पाप काटना है, पाप साथियों घास भी नहीं काटना, पाप भी नहीं काटना, ठीक है। अच्छे से अपनी तैयारी को धीरे धीरे डेली का आप 2 घंटा देकर आप हिंदी साहित्य इतिहास को अच्छे से कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपने अभी तक भी, मैं यही कहूंगी कि नोट्स परचेज नहीं किया तो जल्दी जाकर नोट्स परचेज कर ले और अपनी तैयारी को लगाम दे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। इससे पहले हमने बिल्कुल कल की जो आपके द्विवेदी की जो क्लासें हो चुकी है, लगभग हमने उसमें मित्तल सेन गुप्त को और महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आपके बड़े बड़े 2 कवि थे, इन दोनों को हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि मैम आप जो है बहुत ही स्पीड पढ़ाते हैं, ठीक है। तो साथियों मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कुछ तो कहते हैं कि मैम आप स्पीड में चलो क्योंकि हमारा एग्जाम आ चुका है, और कुछ कहते हैं कि मैम आप थोड़ा जो है स्लो पढ़ाया करो, क्योंकि हमें लिखा नहीं जाता। तो अगर आप नोट्स लिखते हैं साथियों, तो मैं आप नोट्स लिखते हैं तो आपको क्लास रोक रोक के लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करवाती हूँ कि आपको नोट्स लिखा लिखा बोर्ड पे लिख लिख के आपको पढ़ा रही हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरी स्पीड धीरे रहती, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पीपीटी खुली हुई है, मुझे सिर्फ आपको रिवीजन करवाना है। तो साथियों इसमें हमारी मेरी जो स्पीड रहेगी वो यही रहेगी। अगर आपको लगता है कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ साथ के साथ, तो आपको क्लास रोक रोक के ही लिखना पड़ेगा नोट्स, क्योंकि मुझे करवाना है रिवीजन जल्दी से। क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो थे उन्होंने नोट्स परचेज किए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि उनको मैंने नोट्स दिए हिंदी साहित्य इतिहास के, तो कम से कम एक बार उनको रिवीजन करवाना मेरा फर्ज बनता है साथियों। क्योंकि अगर मैं उनको रिवीजन नहीं करवाऊंगी तो उनको बहुत सारी जगह ये पता नहीं लगेगा कि हो सकता है कहीं सन में मिस्टेक हो सकता है कहीं कभी किसी कवि के बारे में कुछ अलग लिखा हो। तो साथियों उनको जब तक मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी तो उनको पता लगना चाहिए। जैसे मैंने एक दिन जो है मेरे से एक सन जो है उसमें गलत लिखने में आ गया था, तो मैंने उस सन को सही करवाया था। अगर मेरे स्टूडेंट उसको कल एग्जाम में गलत करके आएंगे साथियों, हो सकता है गलती इंसान से ही होती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, आपको पता है। तो साथियों गलती हुई, उसको मैंने सुधारा, बीच बीच में नोट्स में कहीं कहीं गलती हो गई थी, जहाँ आपको 1-2 पॉइंट कुछ गलत जो है सन आपको गलत देखने को मिल गए थे, है ना। अब एक तो आपके आदि काल में था और एक आपके आधुनिक काल में था, ठीक है। सॉरी, आपके इसमें आधुनिक काल में, है ना। तो कोई बात नहीं है। तो मैं तो सिलेबस करवाने के लिए फोकस करूंगी। अगर आपको लिखना है साथियों नोट्स, अभी भी आप लिखने के अंदर बैठे हो, तो आपको क्लास रोक रोक के ही लिखना पड़ेगा, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शुरुआत करते हैं हम अपने कवि की, सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में। देखो, इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सराय अलीगढ़ में, है ना। निधन इनका 1918 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बात करते हैं साथियों, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है कौन सा? इनका उपनाम। इनका उपनाम क्या है? ब्रज कोकिल। साथियों इनको ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। सरस वाणी के कारण इनको, इनकी जो वाणी है साथियों मीठी, सरस वाणी के कारण इनको क्या कहते हैं? ब्रज कोकिल भी इनको कहा जाता है, ठीक है। किसको? सत्यनारायण कवि रत्न को ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि ब्रज कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपके सत्यनारायण कवि रत्न को जाना जाता है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ठीक है। ये आपके पहले
पहले पूछा गया है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचना की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, देखो इनकी एक रचना तो कौन सी है, वंदे मातरम। कौन सी है, वंदे मातरम। इनकी एक रचना है करुणा करंदन, ठीक है। और हम बात करते हैं इनकी और रचना कौन सी है, दुखियों की पुकार। ये तीनों रचना इनके पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है साथियों, वंदे मातरम, करुणा क्रंदन और दुखियों की पुकार, ठीक है। एक इनकी रचना कौन सी है, श्री तिलक वंदना सरोजिनी नायडू की षटपदी। एक रचना इनकी है राम तीर्थाष्टक। कौन सी, राम तीर्थाष्टक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकी और रचना कौन कौन सी है, रविंद्र वंदना हो गई, गांधी स्तवन हो गई, भ्रमरदूत और प्रेम कली साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, पहले पूछी गई है। और हृदय तरंग भी साथियों वेरी वेरी मोस्ट रचना है। ये तीनों भी इनके एग्जाम में पहले रचना पूछी जा चुकी है, और ये तीनों भी साथियों पहले पूछी जा चुकी है, जिसमें आपके दुखियों की पुकार तो काफी ज्यादा बार पूछी गई है, और भारत भ्रमरदूत और प्रेम कली और हृदय तरंग साथियों, ये चार रचनाएं तो ऐसी हैं जो अगर इनमें से अगर रचना का प्रश्न आता है तो ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चले, इनकी रचना कौन कौन सी है, वंदे मातरम, करुणा क्रंदन, दुखियों की पुकार, श्री तिलक वंदना, सरोजनी नायडू की षटपदी, राम तीर्थाष्टक, रविंद्र वंदना, गांधी स्तवन, भ्रमरदूत, प्रेम कली और हृदय तरंग। ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग के नाम से करवाया था। साथ ही ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इनकी जो इनकी सारी रचनाएं थी उनका प्रकाशन जो है प्रकाशित उनको किससे, हृदय तरंग नाम से बनारसी दास चतुर्वेदी ने करवाया था। ये भी आपको मोस्ट फैक्टर है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा, बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नाम से करवाया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकी एक रचना कौन सी, वंदे मातरम और करुणा क्रंदन। इन दोनों रचनाओं की हम बात करते हैं साथियों, तो ये भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण इसके अंतर्गत दिया हुआ, किसमें, वंदे मातरम और करुणा क्रंदन। इन दोनों रचना में साथियों भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण है, ठीक है। एक रचना है इनकी दुखियों का पुकार, वेरी वेरी मोस्ट है दुखियों का पुकार। इसकी अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसमें क्या है, इसमें यह कुली प्रथा के विरोध में लिखी गई रचना है। कौन सी, दुखियों की पुकार। आगे हम बात करते हैं इनकी और रचना कौन कौन सी है। इनकी एक रचना है भ्रमरदूत, प्रेम कली साथियों। इन दोनों की हम बात करते हैं तो भ्रमरदूत इसमें वियोग वात्सल्य एवं राष्ट्रीयता के भावों की अभिव्यक्ति है। प्रेम कली की हम बात करते हैं तो इसमें प्रेम के आदर्श और अलौकिकता का चित्रण है, ठीक है। दोनों ही ध्यान रखना है, दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट है। भ्रमरदूत में क्या है, वियोग वात्सल्य एवं राष्ट्रीयता के भावों की अभिव्यक्ति है, और प्रेम कली में प्रेम के आदर्श और अलौकिकता का चित्रण है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। देखो विशेषता की हम बात करते हैं, द्विवेदी काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने सांस्कृतिक महापुरुषों पर सर्वाधिक कविताएं लिखी थी। कौन से साथियों, वो है आपके सत्य नारायण कविरत्न। कौन, सत्यनारायण कविरत्न द्विवेदी युग के ऐसे कवि है साथियों जिन्होंने सांस्कृतिक महापुरुषों पर सर्वाधिक कविताएं लिखी थी, ठीक है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना कौन सी, होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। साथियों सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। देखो आगे हम बात करते हैं कि भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। किसने साथियों, लॉर्ड मैकाले ने। और किसका अनुवाद किया था, भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ये भी आपके मोस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि सत्य कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना कौन सी, होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। लॉर्ड मैकाले की हम बात करते हैं साथियों, तो ये लॉर्ड मैकाले जो है इनकी अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये लॉर्ड मैकाले जो है साथियों ये आधुनिक शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। आधुनिक शिक्षा के जनक, यहां मैं लिख देती हूँ, जो आपके लॉर्ड मैकाले हैं ये आधुनिक शिक्षा के जनक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जो लॉर्ड मैकाले हैं साथियों ये भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। चले आगे, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी रहेगी यहाँ पे तो कि जो मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ। आगे हम बात करते हैं साथियों प्रमुख कथन के बारे में, है ना। प्रमुख कथन की हम बात करते हैं, देखो
प्रमुख कथन की हम बात करते हैं, साथियों के कथन कौन कौन से हैं। रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु की नूतन कविता की प्रणाली पर चले हैं। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। थोड़ा मैं इसको सही लिखना चाहूंगी साथियों, ताकि आपको थोड़ा सही लगे। हो सकता है कोई लिख भी ले तो मुझे जो है थोड़ा एड करवाना होता है, तो आप हो सकता है कोई लिख ले, है ना। ठीक है, देखो ये कौन है आपके लॉर्ड मेकाले, ये भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक हैं। आधुनिक शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, आगे चले। देखो, हमने बात की थी इनके कथन की। एक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था कि रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु की नूतन कविता की प्रणाली प्रणाली पर चले हैं। ठीक है, किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। इनका एक कथन और है शुक्ल जी का। ये कहते हैं कि ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति का प्रेम उनकी हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। ठीक है, ये किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन था। आगे हम बात करते हैं, शुक्ल जी का एक कथन और है साथियों। उन्होंने जीती जागती ब्रज भाषा लिखी है। उनकी ब्रज भाषा उसी स्वरूप में बंदी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों, इनका एक कथन और है, कौन सा? शुक्ल जी का, कि क्या जीवन, इनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का छाटा हुआ दृष्टांत था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, आपके पहले एग्जाम में पूछा गया था कि इनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का छाटा हुआ दृष्टांत था। ये भी शुक्ल जी का कथन है। आगे चले, आगे आपके अगले कवि आते हैं साथियों, रामचरित उपाध्याय। ये भी आपके थोड़े मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जन्म 1872 ईस्वी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, ये आरंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखने लग गए थे। वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, जो आपके रामचरित उपाध्याय हैं, ये आरंभ यानी शुरुआत में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से किसमें? खड़ी बोली में लिखने लग गए थे। ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार भी माने जाते हैं। कौन? आपके रामचरित उपाध्याय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचना की हम बात करते हैं, ब्रज भाषा में रचित मुक्तक रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, उसकी हम बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इनकी प्रबंध काव्य रचना जो है रचना कौन कौन सी है। देखो, ब्रज भाषा में रचित इनकी मुक्तक रचनाएं हैं सुक्ति, मुक्तावली। एक तो कौन सी है? सुक्ति, मुक्तावली, है ना। सुक्ति मुक्तावली हो गई, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915 ईस्वी है, और इसमें नीति विषयक पद्यों का संग्रह है। ठीक है, इनकी एक रचना है देवदूत। देवदूत का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1918 ईस्वी है। भारत भक्ति, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1919 ईस्वी है। रामचंद्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1919 ईस्वी है। जो साथियों इनकी एक रचना कौन सी है? ब्रज सत्सई, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1937 ईस्वी है। इसमें आपको मोस्ट लगाना है तो सुक्ति मुक्तावली हो गई, एक इनकी देवदूत हो गई साथियों, एक कौन सी? ब्रज सत्सई हो गई। ठीक है, इनकी ये तीन रचनाएं जो है वेरी वेरी यहाँ पे मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं इनकी ब्रज भाषा में रचित जो प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? तो रामचरित चिंतामणि है। देखो, इसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। इसमें सर्ग की अगर हम बात करें, उसमें सर्ग कितने साथियों? कुल तो 25 सर्ग है। ठीक है, इसमें कुछ अंश 1914-15 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसके जो कुछ अंश साथियों 1914-15 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, मोस्ट है यहाँ पे। इसमें राम को साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया था। किसमें? आपके साथियों रामचरित चिंतामणि में, है ना। सुक्ति मुक्तावली की हम बात करते हैं, इसमें नीति विषयक पद्यों का संग्रह है। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट है। आगे चलिए, खड़ी बोली में रचित इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? देखो, ये भी हम देख लेते हैं। एक तो इनकी देवभाषा, विचित्र विवाह है, भव्य भारत, राष्ट्र भारती और जय किसान। साथियों इसमें मोस्ट कौन कौन सी है इनकी? एक तो जय किसान मोस्ट है, विचित्र विवाह मोस्ट है, एक आपको लगानी है राष्ट्र भारती। ठीक है, इनकी ये खड़ी बोली में रचित प्रसिद्ध कविताएं हैं कौन कौन सी? देवभाषा, विचित्र विवाह है, भव्य भारत, राष्ट्र भारती और जय किसान, है ना। आगे चले हम इनकी, देखो आगे हम बात करते हैं इनके साथियों प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। कथन की हम बात करते हैं, इनका कथन है, रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद, उनकी
भाषा उनकी साफ होती थी और वेदज्ञ के साथ चलती थी। ठीक है, ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। साथियों, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके मुकुटधर पांडेय को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहीं तक दो कवियों को देखा था, एक तो आपके सत्यनारायण कविरत्न और एक आपके रामचरित उपाध्याय। ठीक है, दोनों ही कवि में आपके साथियों सत्यनारायण कविरत्न वेरी वेरी मोस्ट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, डीप से इनको पढ़ना है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रहेगी। शुभ दिन और शुभ रात्रि। धन्यवाद।